अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। पिछले काफ़ी दिनों से तबीयत नासाज है, ख़ास तौर पे आजकल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। दुआ करेंगे अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, हम सबको सेहत वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारे कामों में आसानियाँ फ़रमाए और हमारी जो भी मुश्किलात हैं उनको दूर फ़रमाए। अच्छा गाइस, मैं हर रोज़ आपके साथ कोई ना कोई कहानी शेयर करने की कोशिश किया करता हूँ। इसी तरह आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमारी एक पुरानी सब्सक्राइबर है मिस आसमा, ये उन्होंने हिंदुस्तान से शेयर की है। बेसिकली ये जो कहानी थी ये इनके आप कह सकते हैं कि चचा लगते हैं उनकी कहानी थी और ये 1960s की 61 62 की उस दौर की कहानी थी जब इनके चचा एक ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब किया करते थे जिस डिपार्टमेंट ने आपको जंगलात के अंदर डिप्लॉय करना होता था। बेसिकली इनकी जो जॉब थी, जैसे जंगल के अंदर अफसरान मौजूद होते हैं जिसे आमतौर पे फॉरेस्ट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, ये उस तरह की जॉब थी। तो अक्सर इनको जीप के अंदर या मुख्तलिफ गाड़ियों में जंगल के अतराफ का या जंगल का चक्कर लगाना होता। अगर वहाँ पे कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी चल रही होती, जंगलों को काट के लकड़ी बेची जा रही होती, तो उन लोगों को पकड़ के गवर्नमेंट के या पुलिस के हवाले करना होता था। अब बात यह है कि आमतौर पे ये बताती हैं कि जब चचा जाते तो उनके साथ कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जंगल है, वीरान एरिया है और यहाँ पे जंगली जानवर भी मौजूद हुआ करते हैं। लेकिन इत्तेफाक से एक दफ़ा ऐसा हुआ, चचा बताते हैं कि किसी भी वजह से या किसी भी काम की वजह से मुझे अकेला जीप लेके अपने ऑफिस से जंगल की तरफ रवाना होना पड़ा। यहाँ से जो जंगल का रास्ता था वो 15-20 मिनट के बाद जंगल ही जंगल स्टार्ट हो जाया करता था और फिर जंगल में आप जितना डीप जा सकते हैं आप जाके चक्कर लगा सकते थे। तो जैसे ही जंगल का आगाज हुआ और ये बताते हैं कि मैं आगे बढ़ता चला गया। हालांकि मेरा तकरीबन रोज़ का मामूल था, इस रास्ते इस रूट से मैं गुज़रा करता था। हाँ, जहाँ पे हमें कुछ मशकूक हरकतें या एक्टिविटी महसूस होती तो हम अपनी गाड़ी को साइड में कहीं पार्क करके चुपके से वहाँ का जायज़ा लिया करते। तो वैसे ही उस शाम हुआ कि जैसे ही मुझे कुछ अजीब सा शोर सा महसूस हुआ, तो जिस तरफ से ये शोर मुझे अपने कानों में महसूस हो रहा था, मैंने गाड़ी को उस तरफ साइड में जाके पार्क कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ जब आप जंगल के अंदर मौजूद हों तो आपको आवाज़ों को समझना होता है और आवाज़ के साथ या साउंड के साथ ही आपको अंदाज़ा हो जाया करता है कि ये जो आवाज़ है ये कितने फासले से और किस डायमेंशन या किस तरफ से आपको सुनाई दे रही है। अब क्योंकि ये हमारा रोज़ का मामूल था तो हम इन आवाज़ों को या इस तरह की मूवमेंट को, इस तरह की एक्टिविटीज़ को बआसानी पकड़ लिया करते थे। लेकिन हाँ, शायद कोई बाहर का बंदा आए जो कि जंगल से पहली दफ़ा गुज़र रहा हो तो उसको इन आवाज़ों का तयन करने में दुश्वारी हो सकती है। खैर, मैं जब गाड़ी को खड़े करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उन आवाज़ों का तयन करना शुरू करता हूँ, तो शुरू में ऐसा लगा जैसे किसी के बात करने की आवाज़ मुझे अपने कानों में महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी सी आवाज़ है जो किसी दूसरे शख्स के साथ बातें कर रहा है और जो भी बातें कर रहा है या जो भी वहाँ पे मौजूद है, शायद ये एक मर्दाना आवाज़ है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पीच, कोई तकरीर जारी व सारी है। अब जैसे जैसे मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था, जाहिर सी बात है मुझे अपनी मूवमेंट को बड़ा महफूज रखना था। मैं नहीं चाहता था कि जो भी वहाँ पे मौजूद है उसको मेरी आमद के बारे में ज़र्रा बराबर भी शक हो सके। मैं दबे कदमों उस आवाज़ की तरफ बढ़ता जा रहा था कि बढ़ते बढ़ते मुझे ऐसा लगा जैसे एकदम से किसी ढोल या डफ की आवाज़ मुझे अपने कानों में महसूस हुई है। ये जो आवाज़ थी ये इस कदर वाज़ेह आवाज़ थी कि इस आवाज़ को ना पहचानना या इस आवाज़ के सुने जाने का इनकार करना तकरीबन नामुमकिन था। अब जैसे जैसे मैं मज़ीद इस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था
तो अब मुझे महसूस हो रहा था कि इसके साथ साथ शहनाई की सी आवाज़ मुझे अपने कानों में महसूस हो रही है, जैसे कि शायद कोई बारात हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई शादी का इवेंट चल रहा हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इस डफ के ज़रिए, ढोल के ज़रिए इस शादी को, इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद मुझे जहाँ से आवाज़ का आना महसूस हो रहा था, जब मैं उस तरफ पहुँचा तो ऐसा लगा ये आवाज़ किसी और सिम से मेरे कानों में सुनाई दे रही है। यानी उस तरफ पहुँचने पे मुझे ऐसा लगा कि अपोजिट डायरेक्शन से ये आवाज़ शायद मेरे कानों में पहुँच रही थी। ज़ाहिर सी बात है, मैं ख़ुद भी परेशान था कि आम तौर पे हमें आवाज़ों का तयन करने में या उसकी सिमत जानने में परेशानी नहीं हुआ करती। खैर अजीब बात ये थी कि अब की बार जब मैंने दूसरी सिम से यानी उस तरफ से आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया, तो आगे बढ़ते बढ़ते अब ऐसा लग रहा था ये आवाज़ें ही अक्सर तब्दील होती जा रही हैं। देखते ही देखते ये जो आवाज़ें थी, अब ऐसा लग रहा था बहुत सारी औरतों के बातें करने की आवाज़ों में तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा था बहुत सारी औरतें किसी जगह मौजूद हैं, किसी तदफीन में या किसी प्रोग्राम में मौजूद हैं और मुसलसल बड़ी अजीब सी, पतली सी, बारीक सी आवाज़ के साथ साथ इन औरतों ने रोना शुरू कर दिया है। अजीब बात ये थी कि जब मैं इस आवाज़ को फॉलो कर रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे किसी और ने चलना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे मैं कदम आगे बढ़ाता, मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ करता और जो भी मेरे पीछे मौजूद था, उसने शायद अपने पैरों में पायल या घुंघरू पहन रखे थे। मैं अपने तौर पे अलर्ट था। ज़ाहिर सी बात है, मुझे अब आहिस्ता-आहिस्ता करके खौफ महसूस हो रहा था और मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी बहुत ही बड़ी साजिश के अंदर फंसने वाला हूँ। इसी तरह चलते-चलते एकदम से जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि एक औरत जिसका चेहरा तकरीबन जला हुआ था, वो बहुत ही लंबी सी औरत थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत ही क़दीम किस्म का ड्रेस पहन रखा हो। वो बहुत ही अजीब तरीके से अपने उल्टे कदमों के साथ मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। हालांकि वो सीधी सीधी मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां आगे के बजाय पीछे की तरफ दिखाई दे रही थीं। बस अल्लाह जानता है कि ये वो लम्हा था जब मुझे अपनी गलती का या अपने अकेले यहाँ पे आने का एहसास हो चुका था। मैं जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से ना सिर्फ मुड़ा, बल्कि मैंने बर्क की सी रफ्तार से अपनी गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दिया। आप यकीन करें कि जितनी भी कुरानी आयत सूरतें मुझे आया करती थीं, मैं मुसलसल उनकी तिलावत कर रहा था और अब मुझे अपने पीछे उस औरत या उस मखलूक के हंसने का एहसास हो रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा, तो पहुंचते ही मैंने जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया और जब तक मैं अपने ऑफिस में नहीं पहुंचा, मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार को बहुत ज़्यादा रखा हुआ था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अक्सर आपके जानने वालों में या आपके जानने वालों के ऑफिसेस में कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर मौजूद होती है जिसके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हुआ करती हैं। कभी कभी ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फर्स्ट हैंड होती है और कभी कभी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मुख्तलिफ ज़रियों से आप तक मिला करती है। जिस शहर में, जिस मुल्क में या जिस कॉन्टिनेंट में हम लोग रहा करते हैं, वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे ऑफिसेस, बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे घर मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं।
और आज जो किस्से, जो कहानियाँ मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये जो भी वाक़यात थे, ये मेरे अपने साथ, मेरे अपने ऑफ़िस में या मेरे ऑफ़िस के लोगों के साथ पेश आए थे। आजकल मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हूँ, लेकिन पाकिस्तान छोड़ने से पहले या यहाँ से दूसरे मुल्क जाने से पहले मैं जहाँ पे जिस इदारे में काम किया करता था, वो बेसिकली एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी जो पिछले तकरीबन 5 या 6 सालों से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मैं वहाँ पे एज डिप्टी मैनेजर काम किया करता था। अब क्योंकि अगर आप किसी पोस्ट पे होते हैं तो आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हुआ करती हैं। तो इसी तरह मेरे अंडर में बहुत सारे लोग थे और उन लोगों से मुझे काम करवाना होता था। अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो आपको ख़ुद भी इस कदर एफिशिएंट होना पड़ता है कि लोग आपको देख के खुद ब खुद काम करना शुरू कर दें। मेरी कोशिश होती थी कि मैं टाइम पे ऑफिस पहुंचूं, बल्कि टाइम से 15 या 20 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाऊं, क्योंकि अगर मैं ही देर से जाऊंगा तो बाकी जो स्टाफ है या जो मेरे अंडर में लोग काम किया करते हैं वो भला टाइम पे क्यों आएंगे। ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी या इसका जो एक डीलरशिप थी जो कि आज भी मौजूद है, ये साइट एरिया कराची में मौजूद थी। हमारा जो ऑफिस था वो वैसे तो 9:30-10 बजे लगा करता था, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि 8:30 पौने 9 बजे तक पहुंच सकूं। मैं जब भी घर से निकला करता था तो मेरी कोशिश होती थी कि आयतल कुर्सी पढ़ूं या हिसार करके घर से निकलूं, लेकिन ये जिस दिन का वाकया है उस दिन इत्तेफाक से मैं जल्दी में घर से निकला और शायद मेरे जहन से स्किप हो गया कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ूं या रास्ते में तिलावत करूं। बहरहाल मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था और जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस में जैसे कि आप पहुंचते हैं तो एक हडल या एक मीटिंग हुआ करती है। तो वैसे ही वो जो मीटिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और जो मेरे जनरल मैनेजर थे वो इसको लीड कर रहे थे। अब हमारे ऑफिस में एक फार्मूला था कि अगर आप ऑफिस में लेट आते हैं या मीटिंग में देर से पहुंचते हैं तो आपकी सज़ा होती है कि आपको उस मीटिंग में ना शामिल किया जाएगा और ना ही जितने भी लोग हैं वो आपसे उसका एजेंडा शेयर करेंगे। खैर मुझे अफसोस था कि मैं लेट हो चुका हूँ और नीचे जहाँ पे वेटिंग एरिया था या जहाँ पे मेरी सीट मौजूद थी, मैं वहाँ पे बैठ के लैपटॉप यूज़ कर रहा था। मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद जब जनरल मैनेजर नीचे आएंगे तो मुझे बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। इसी दौरानिए में जबकि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था और पूरे फ्लोर पे कोई भी मौजूद नहीं था, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कान पे आके फूंक मारी है। और ये जो फूंक थी ये इस कदर करीब से थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्कुल मेरे कान के करीब मौजूद है और उसका जो मुंह है या उसके सांसें लेने की भी आवाज़ आ रही है। बहरहाल जैसे ही मैंने ये फूंक सुनी तो मैं खड़ा हो गया और मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो फिर आ गई है। ये उसका स्टाइल था कि जब भी वो ऑफिस के अंदर एंटर हुआ करती थी या उसको अपनी प्रेजेंस किसी को शो करनी होती थी तो सबसे पहले वो उसके कान पे फूंक मारा करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो जो इंटरव्यूअर था या जो एचआर मैनेजर था उसने जब मुझसे इंटरव्यू ले लिया और मुझे हायर कर लिया तो उसके बाद उसने मुझसे कहा था कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लगता। अब जब उसने इस तरह का अजीब सा सवाल किया तो मेरे जहन में यह आया कि शायद जैसे ऑफिस में सियासत हुआ करती है, डिप्लोमेसी हुआ करती है, तो शायद ये उस तरफ इशारा कर रहा है। मैंने कहा नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। इस इंडस्ट्री में डिप्लोमेट्स हुआ करते हैं और आपको उनसे निपटना आना चाहिए। वो कहने लगा कि मैं इस डर की बात नहीं कर रहा, मैं जिस डर की बात कर रहा हूँ उसके बारे में तुम्हें अनकरीब पता चल जाएगा। खैर ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया, मैं फ़ौरन से खड़ा हुआ और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कभी भी कहीं से भी एकदम से वो मेरे सामने आ जाएगी। खैर मैंने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे तैसे सीढ़ियों से भागता हुआ जहाँ पे हडल हो रहा था, यानी वो जो मीटिंग रूम था, उसके अंदर एंटर हो गया। हालांकि मैंने जो हरकत की थी ये बड़ी अजीब सी हरकत थी, लेकिन बजाय इसके कि मैं उसका सामना करता,
जनरल मैनेजर की बातें सुनना ज़्यादा बेहतर था। खैर, इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजरे। रात के तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम था और उस वक्त मगरिब जो है वो 5:45-6 बजे तक हो जाया करती थी। यानी कि मगरिब की अजान हो चुकी थी और अंधेरा हो चुका था। तो अक्सर ऐसा होता था कि जो हमारा ऑफिस स्टाफ है, जब वो चला जाता था तो 1-2 पियून्स को या फिर ऑफिस बॉय को रोका जाता था, क्योंकि जो हमारी डीलरशिप थी ये मुकम्मल तौर पे गिलास वर्क पे मुश्तमिल थी। तो इन पियून्स की या इन ऑफिस बॉयज़ की जिम्मेदारी थी कि ये घर जाने से पहले इन गिलास को साफ करके जाएंगे। खैर, इसी इरादे से एक जो ऑफिस बॉय था ये फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद था और ऊपर भी मुकम्मल तौर पे गिलास वर्क हुआ हुआ था। ये जिस रूम के अंदर सफाई कर रहा था या जहाँ पे ये शीशा साफ कर रहा था, उस रूम से जो बाहर का हिस्सा था वो बेसिकली छत का हिस्सा था और यहाँ से खड़े खड़े छत का जो नज़ारा है वो बिल्कुल सामने नज़र आया करता था। ये बताते हैं कि इसका जो फोकस था मुकम्मल तौर पे शीशे की तरफ था, यानी कि ये नीचे से शीशा साफ कर रहा था कि इसको बाकायदा ऐसा महसूस हुआ कि शीशे के शेड के अंदर अंदर यानी शीशे के बाहर की तरफ से छत पे कोई चलना शुरू हुआ है। अभी इससे पहले कि ये उस पर गौर करता, देखते ही देखते कुछ सेकंड के अंदर अंदर जिस तरफ ये बैठा हुआ था यानी इसके बिल्कुल सामने शीशे के उस तरफ एक लड़की न जाने कहाँ से आके खड़ी हो गई। ये जो लड़की थी बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जिस लड़की के बारे में या जिस चुड़ैल के बारे में इस ऑफिस में किस्से और कहानियाँ मशहूर थे। वैसे ही इस लड़की का जो चेहरा था मुकम्मल तौर पे जला हुआ था। इसकी आंखें लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और वो शीशे के उस तरफ खड़ी हुई इसको अजीब से तरीके से देख के मुस्कुरा रही थी। अब जैसे ही इसने उस लड़की को या उस चुड़ैल को अपने सामने देखा तो ये जैसे तैसे गिरता पड़ता भागता हुआ नीचे आया और नीचे पहुंचते ही गिरने के बाद बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जो एचआर मैनेजर था, जब वो वहाँ से गुजरा और उसने इस बच्चे को या इस लड़के को बेहोश पाया तो उसको अंदाज़ा हो चुका था कि आज इसका सामना भी उसी चुड़ैल से हो चुका है। और इस ऑफिस में इस चुड़ैल को समीना के नाम से जाना जाता था। खैर, जब एचआर मैनेजर ने उसको बेहोश देखा तो उसके ऊपर पानी छिड़का, दम दुरूद किया, तब कहीं जाके वो जो लड़का था होश में आया। अब ये जो वाकयात थे ये हर कुछ दिनों के बाद पेश आ रहे थे और अक्सर ऑफिस का जो स्टाफ था वो इसके बारे में या चुड़ैल के बारे में डिस्कशन किया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे ऑफिस में कोई प्रोग्राम था और जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो रात के तकरीबन 7:30 या 8 बजे का टाइम हो चुका था। अब जब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो यूजुअली जैसे हुआ करता है कि जब जो भी गेस्ट वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जो ऑफिस बॉयज़ होते हैं उनको कहा जाता है कि वो जितने भी रूम्स हैं उधर जाएं, जाके चेक करें कोई मौजूद तो नहीं है और उसके बाद वहाँ की लाइट्स बंद कर दें। तो वैसे ही एक ऑफिस बॉय था, वो बारी बारी सारे रूम चेक कर रहा था और रूम चेक करते करते जब वो फर्स्ट फ्लोर पे गया तो बताता है कि जो फर्स्ट फ्लोर था उसका जो सीआर रूम था यानी कि कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट का जो रूम था, इसने देखा कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है और वो जो लड़की है उसके बाल नज़र आ रहे हैं, यानी कि उसकी जो बैक साइड है वो इसके सामने की तरफ है, जबकि उस लड़की का जो फ्रंट है या उसका जो मुंह है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जैसे ही इसने उस लड़की को देखा तो पहले तो ये समझा कि शायद ऑफिस की या सीआर की कोई लड़की होगी जो अभी तक नहीं निकली होगी। अब ये देखने के बाद इसने बोला, मैडम लाइट बंद कर दें, ऑफिस को बंद करना है। ये कहने के बाद ये फ़ौरन से मुड़ा और अगले रूम की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे ही ये अगले रूम की तरफ बढ़ने लगा तो उसको ख्याल आया कि यार जितनी भी लड़कियां थीं, ख़ास तौर पे जो सीआर की लड़कियां थीं, वो मेरे सामने वैन में बैठ के जा चुकी हैं। जबकि ये सारी की सारी लड़कियां जा चुकी हैं तो बिलाखिर इस रूम में ये जो लड़की बैठी हुई है ये कौन है। अब ये जैसे ही दोबारा से पलटा
और इसने उसी रूम में उसी सीट पे देखा तो अब उस सीट पे कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखने के बाद इसके तो आसान खता हो गए। इसने सारे काम छोड़े, लाइट्स वगैरह सब छोड़ी और जैसे तैसे ये भागता गिरता पड़ता नीचे आया। अच्छा, जब भी उस ऑफिस में इस तरह के वाकयात पेश आते थे तो जिसके साथ भी ये वाकयात पेश आते थे वो 3 से 4 दिन तक शदीद बीमार रहता था, उसको शदीद बुखार रहता था और काफ़ी ज़्यादा दम दुरूद के बाद या दवाई वगैरह लेने के बाद वो नॉर्मल हुआ करता था। अच्छा, इसी तरह मेरा एक सीनियर था जो कि बड़ा नमाजी परहेजगार था और उसने माशाल्लाह दाढ़ी वगैरह भी रखी हुई थी। तो उसको जब बताया गया था कि इस ऑफिस में इस तरह के किस्से पेश आते हैं तो वो क्या करता था कि जब भी वो ऑफिस में आता था एक तो दम दुरूद करके आता था, उसके बाद वो ऑफिस में आने के बाद तिलावत किया करता था और तिलावत करने के बाद अपने काम शुरू किया करता था। अच्छा, ये सब करने से उसको ये फ़ायदा तो था कि उसको वो लड़की ना नज़र आती थी, ना उसको कोई नुकसान पहुंचाती थी और ना ही उस चुड़ैल की कोई प्रेजेंस इसको फील होती थी। लेकिन ये बताता है कि कुछ अरसे तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद ऐसा होना शुरू हुआ कि जो उसका घर था उसके घर में बारी बारी करके सब बीमार होना शुरू हुए। ख़ास तौर पे उसकी जो बेटी थी, हर कुछ दिनों के बाद वो शदीद बीमार हो जाए। ये अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाए और जब डॉक्टरों से रब्ता हो, वो चेक करें तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो। खैर, कुछ अरसे बाद जब इसने अपनी करीबी मस्जिद के इमाम साहब से रब्ता किया और उनसे पूछा कि भाई मेरे साथ ये मसला हो रहा है कि जो मेरी बेटी है वो बिला वजह बीमार हो जाती है और ना सिर्फ बीमार होती है बल्कि 7-7 8-8 दिन तक इस कदर शदीद बीमार हो जाती है कि वो कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहती। बहरहाल वो जो भी मौलवी साहब थे या जो भी इमाम साहब थे, जब उन्होंने इसकी ये बात सुनी तो उन्होंने अपने तौर पे हिसाब लगाया और हिसाब लगाने के बाद उन्होंने यही कहा कि क्योंकि तुम पाक साफ रहते हो, तुम जिस ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पे जो मखलूक मौजूद है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो हत्तुल इम्कान कोशिश करती है कि कोई भी ऐसा काम करे कि जिसकी वजह से या तो तुम ऑफिस ना आ सको या तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑफिस से बाहर रहो। अब ये सुनने के बाद जो मेरा वो कुलीग था या जो भी मेरा दोस्त था, उसने वाकई में अवॉइड करना शुरू कर दिया था कि वो ऑफिस में कम से कम टिका करता था, क्योंकि उसको यकीन था कि ये जो कुछ हो रहा है, यानी इसके घर में जो बीमार हो रहे हैं वो उसी चुड़ैल या उसी बदरू की वजह से सारे के सारे बीमार हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह इसी दौरानिए में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ऑफिस बॉय था, वो समझ लें कि मगरिब होने वाली थी या मगरिब से 15 मिनट पहले का टाइम था, वो वॉशरूम के अंदर चला गया। अब वो वॉशरूम के अंदर चला तो गया, लेकिन जब वो वॉशरूम से बाहर निकलना चाह रहा था तो लाख कोशिशों के बावजूद भी ना वो दरवाज़ा खुल रहा था, ना उसकी आवाज़ उसके मुंह से निकल पा रही थी। हालांकि वो बताता है कि मैं बार बार नॉक कर रहा हूँ, आवाज़ें निकाल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा पा रही। मैं दरवाजे को खोलने की या उस पर हाथ मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी की सारी जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकाम हो रही हैं। खैर, अल्लाह अल्लाह करके जब दरवाज़ा खुला तो मगरिब की नमाज के बाद का टाइम था, यानी कि तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये ऑलरेडी वॉशरूम के अंदर गुजार चुका था। ये बताते हैं कि जैसे ही फिर वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो मेरी नज़र जब सामने की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि सामने वही चुड़ैल जिसको हरफ आम में समीना कहा जाता था खड़ी हुई है, और ना सिर्फ खड़ी हुई है, मुझे देख के अजीब से तरीके से मुस्कुरा रही है। ये बताते हैं कि मुश्किल से मैंने उसको 5 या 7 सेकंड तक देखा होगा। उसके बाद मैंने एक ज़ोर से चीख मारी और मैं उधर ही बेहोश हो गया। फिर जब चीखने की आवाज़ आई तो जो भी सराउंडेड लोग थे या जो करीबी डिपार्टमेंट के लोग थे वो सारे के सारे उसके पास जमा हुए। वही उस पर पानी वगैरह डाला गया, उस पर दम दुरूद किया गया, तब कहीं जाके उसकी जो हालत थी वो कदरे बेहतर हुई। अच्छा, वहाँ का जो सबसे अहम वाक़या था वो इस तरह से था कि हमारा जो हेड था यानी हेड ऑफ सेल्स था, वो उसकी आदत थी कि वो 8 बजे तक 7:30 बजे तक बैठा करता था।
अब उसका एडवांटेज ये था कि उसका जो ऑफिस था, जहाँ से आप एंटर होते हैं, एंटर होते ही सामने ही उसका कमरा बना हुआ था। यानी कि फ्लोर पे कौन मौजूद है, पीछे क्या हो रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो वैसे ही वो बैठा हुआ था और 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। उसके बिल्कुल सामने, यानी जहाँ पे एंट्रेंस है, उसके बाहर गार्ड बैठा हुआ था। ये बताते हैं कि मुझे अजीब सी किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब जैसे ही इसको किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो ये उठा अपनी सीट से और इसने अपना जो भी गिलास रोड था उसको खोला, और खोलने के बाद सबसे पहले राइट साइड पे देखा। अब राइट साइड पे बहुत बड़ा सा फ्लोर मौजूद था, और जैसे ही ये फ्लोर ख़त्म होता है तो फ्लोर ख़त्म होने के बाद स्टेयर्स थी, जो स्टेयर्स सामने थी, और स्टेयर्स से घूमते हुए आप ऊपर जाया करते थे। ये बताते हैं कि जैसे ही मेरी नज़र स्टेयर्स पे पड़ी तो मैंने देखा कि स्टेयर्स के ऊपर वही चुड़ैल जिसे उर्फ़े आम में वहाँ पे समीना कहा जाता था, ना सिर्फ बैठी हुई है बल्कि उसको बहुत ही गुस्से से अजीब सी हालत में देख रही है, जैसे कि वो शायद नाराज़गी का इजहार कर रही हो, या वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हो कि वो इतनी रात में इतनी देर तक ऑफिस में रुके। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो उसको देखने के बाद बजाय इसके कि मैं उसकी तरफ जाता, मैं सीधा जो एग्ज़िट था, एग्ज़िट से भागता हुआ जहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ था उधर जाके रुक गया। 15 से 20 मिनट तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा, और उसके बाद गार्ड की मदद के साथ वापस आया। और जब मैं वहाँ पे वापस आया तो इत्तेफाक से वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। इसी तरह जब मैं यहाँ पे वापस आया हूँ आजकल पाकिस्तान में, तो मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई थी जिसने अभी रिसेंट पास के अंदर उस डीलरशिप को या उस कंपनी को छोड़ा है। तो वो बताता है कि एक और साहब थे जो शायद जीएम थे या अभी भी हैं। तो उनकी आदत थी कि अक्सर संडे को उनको टाइम मिला करता था, तो अपने काम निपटाने के लिए या अपने जो भी फॉलोअप्स हैं उनको देखने के लिए संडे को ऑफिस में आ जाया करते थे। अभी तकरीबन 1 या 1.5 महीने पहले की बात है कि वैसे ही वो ऑफिस में आए हुए थे, और जहाँ पे उनका रूम मौजूद था वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो बताते कि मैं अपने काम में बिजी था, अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, कि एकदम से मुझे पायल की या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई। और ये जो आवाज़ थी, ये 15 सेकंड के अंदर अंदर ये जो आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था कि पहले दूर से आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो आवाज़ थी न सिर्फ बढ़ती चली गई, बल्कि अब ऐसा लग रहा था कि इनके रूम के बाहर वो जो घुंघरू और पायल की आवाज़ है वो आके रुक चुकी है। यानी कि इसका मतलब ये है इनके कमरे के बिल्कुल बाहर वही समीना, वही चुड़ैल मौजूद है, और वो इनका इंतज़ार कर रही है। अभी अपने तौर पे बड़े बहादुर बनने की कोशिश किया करते थे, तो इन्होंने उस आवाज़ को इग्नोर किया और कोशिश करने लगे कि दोबारा से काम शुरू कर सकें। ये बताते हैं कि अभी 5 या 10 सेकंड ही गुजरे होंगे कि अब वो जो आवाज़ थी वो इनके कमरे की बैक साइड से आने लगी। यानी कि जहाँ पे ये बैठे हुए थे, ऐसा लगने लगा कि अब इनके पीछे कोई मौजूद है, और जो भी मौजूद है उसने पायल ये घुंघरू पहन रखे हैं। अब जैसे ही इनको पीछे की तरफ से ये पायलों की और घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई, तो इन्होंने पलट के देखा। जब इन्होंने पलट के देखा तो इन्होंने देखा कि वही चुड़ैल, वही समीना इनके बिल्कुल पीछे, इनके सामने खड़ी हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये देखने के बाद ये जो साहब थे, इन्होंने ना सिर्फ बाहर की तरफ दौड़ लगाई, बल्कि ये बताते हैं कि उसके बाद से इन्होंने तौबा कर ली है कि कभी भी संडे को यहाँ पे काम नहीं करेंगे। आज भी ये डीलरशिप मौजूद है, आज भी वहाँ पे समीना के किस्से, कहानियाँ मौजूद हैं, और यकीनन आज भी समीना वहाँ पे मौजूद है। एक ऐसी कहानी है जो कि सरासर सच्ची कहानी है, और मेरे ख्याल में जो लोग ऑटोमोबाइल से वाबस्ता हैं वो इस डीलरशिप के बारे में बहुत अच्छी तरह जाना करते हैं।